नमस्कार किसान भाइयों। हमने पहले 2 वीडियो में देखा पार्ट 1 CMV कुकुम्बर मोज़ेक वायरस बनाना CMVB जो है उसका लक्षण, उसकी लक्षण कैसे है, उसका ग्रोथ बॉडी में कैसे होता है, होस्ट किसको बोलते हैं जिसके ऊपर डेवलप होता है, होस्ट बॉडी किसको बोलते हैं जिसके बॉडी के अंदर सेल, जिसके बॉडी के सेल के अंदर वो डेवलप होता है, और विक्टर किसको बोलते हैं जिसके जरिए वो फैलता है। कैसे, क्या क्लाइमेट, कौन से समय के, ये सारी चीज़ें हमने जितना हो सके समझने का प्रयास किया। इसके बारे में बहुत सारे मन में सवाल है और ये वीडियो हम आपको मैक्सिमम सॉल्यूशन देने का प्रयास करेंगे। ध्यान से सुनिए। पहला सवाल आता है कि स्पेसिफिक समय में लगाए हुए केले के ऊपर ही क्यों आता है। उसका जवाब भी मैंने पिछले वीडियो दिया है, लेकिन मैं बतलाता हूँ कि 15 या 20 जून के बाद जैसे ही बारिश का मौसम शुरू होता है, उसके बाद जुलाई या अगस्त के 10-15 तारीख तक, जुलाई आखिर या 10-15 तारीख, जितना समय बादल रहेंगे, लाइट कम रहेगी, इतना समय, और इसी के दरम्यान में लगे हुए नए प्लांटेशन जो है, इनको जैसे ही हम प्लांटेशन करते हैं उसके बाद तुरंत जो स्टोरेज मिलना चाहिए वो नहीं होता है बॉडी के अंदर, क्योंकि बॉडी का विकास नहीं हुआ होता है और बॉडी इनिशियल स्टेज पे ग्रो करने का प्रयास करती रहती है। और इन्हीं स्टेज पे आप देख पा रहे हो, तो निरीक्षण आपका, अगर किसानों का निरीक्षण है तो ये समझने वाली बात है कि हर पत्ता दुगनी रफ्तार से बढ़ता है, साइज बढ़ाता है, क्योंकि उसका बेसिक स्टोरेज ही पत्ता होता है। ये पत्ता बड़ा क्यों करता है? ये एक डीएनए स्ट्रक्चर है, डीएनए का स्ट्रक्चर है। और डीएनए क्या करता है? शुरुआत में बनाना के पेड़ की पत्ते के साइज बढ़ाता है, कि जितनी पत्ते की साइज बड़ी होती जाएगी उतनी लाइट वो ले पाए, और जितनी वो लाइट ले पाए उतना वो अनाज प्रिक्रूट कर पाए, यानी बना पाए। लाइटिंग, जितनी लाइट मिलेगी उतना वो फोटो फिल्मिंग करेगा, और जितना नेचुरली फोटो फिल्मिंग होगा उतना उसका मिनरलाइजेशन टू न्यूट्रलाइजेशन यानी खनिजों का अनाज बनेगा। समझ में आ रहा होगा? तो ये नेचुरल डीएनए स्ट्रक्चर है। इसीलिए शुरुआती स्टेज में बनाना जो केला है, इस केल में पत्तों की साइज बढ़ती है, इसीलिए उसमें स्टोरेज नहीं होता है। और इसी दरम्यान लाइट नहीं मिली तो उसका अनाज बनाने का जो काम है, फोटो फिल्मिंग का काम है, सिंथेसिस वर्क जो है वो रुक जाता है। और इसी दरम्यान बॉडी का स्टोरेज बॉडी यूज करती है, क्योंकि नया अनाज नहीं बन रहा है, और बॉडी में धीरे धीरे बायोटिक स्ट्रेस बनता है। और जैसे स्ट्रेस बनता है बॉडी में एंटीबॉडीज बनने का काम रुक जाता है। और इसी दरम्यान में अगर नेचुरली वायरल इन्फेक्शन आता है तो इजीली वो अब खुद बॉडी के अंदर के प्रोटीन के जो कैप्सेट प्रोटीन है, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करके अपना रिफ्लेक्शन बनाने का प्रयास करता है। अपना खुद का रिफ्लेक्शन यानी उसका जो रिप्रोडक्शन है वो बढ़ाता है और पेशियों को उस काम में लगाता है। लेकिन पेशी उसको प्रतिकार नहीं कर पाती है, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी जो है वो ऑलरेडी ड्रॉप है। क्यों है? क्योंकि उसको स्टोरेज नहीं है, जो था वो खत्म हो रहा है, स्ट्रेस में है, और वो छोटा है 11 पत्ते के। बात पहली। दूसरा, इसीलिए आपको समझना है कि 15 जून बारिश के दरम्यान के लगाए हुए पेड़ पौधों में अगर लगातार डीम यानी बादल वाला समय बड़ा होता गया तो ये आने वाले समय में भी, आने वाले सालों में भी ये दिक्कत आ सकती है। ये आपके पहले सवाल का जवाब है। दूसरा, उसके अंदर दूसरा सवाल, अभी दूसरा मन में ऐसे शंका होती है, उससे पहले और उसके बाद में भी छोटे बड़े पेड़ पौधे होते हैं, उसमें क्यों नहीं होता है? उसमें केल है वो छोटे रहते हैं, बाद में के भी केल छोटे होते हैं, उसमें क्यों नहीं आता है? तो पहले और बाद में जो नेचुरली आप अगर देख पा रहे हो, तो अभी कोविड की स्थिति है, तो जिसकी हेल्थ अच्छी है, जो सही ढंग से खा पा रहा है, सही ढंग से काम कर रहा है, सही ढंग से व्यायाम कर रहा है,
तो उसके बॉडी के अंदर इम्यूनिटी पावर अच्छी रहती है, और नेचुरली इम्यूनिटी अच्छी होती है तो डीएनए स्ट्रक्चर एक्टिव रहता है। और नेचुरली डीएनए स्ट्रक्चर अगर एक्टिव रहता है तो इसका मतलब है, इसका फायदा है कि वो डीएनए स्ट्रक्चर और बॉडी की स्टोरेज सॉलिड सेल जिसके अंदर का डीएनए स्ट्रक्चर, जैसे ऐसे कोई इन्फेक्शन मिलता है, इन्फेक्शन लगता है, इन्फेक्शन की सेंस आती है। जैसे इन्फेक्शन की सेंस कैसे आती है कि उसको पता होता है, बॉडी के बाकी वाले सेल को पता है कि हमारा डीएनए स्ट्रक्चर कैसा है, तो जो बॉडी के सेल के अंदर डीएनए है उसका स्ट्रक्चर वैसा है। अगर वो सही ढंग की पेशी है वो डेवलपमेंट के काम में लग जाती है, और अगर इन्फेक्टेड सेल है वो क्या करती है, कुछ उल्टा ही काम करती है, क्योंकि उसके अंदर तो स्ट्रक्चर ही नहीं है। तो ऐसे भड़की हुई सेल, बिगड़ी हुई सेल या कुछ अलग काम करने वाली, अनसेफ अननेचुरल काम करने वाली सेल अगर दिखती है तो सॉलिड सेल जो बॉडी के अंदर स्टोरेज में पड़ी है वो सेल एक्टिव होती है और इसके खिलाफ एंटीबॉडीज क्रिएट करती है और इसके खिलाफ एंटीवायरल प्रॉपर्टी क्रिएट करके इसको खत्म करती है। यह कब पॉसिबल है और कब होता रहता है? नेचुरली टेम्परेचर, नेचुरली एनवायरनमेंट अच्छा होता है उस वक्त में जब टेम्परेचर 27 के ऊपर 35 की या 45, 46, 47 से नीचे, और ह्यूमिडिटी 60 to 80 के बीच में, 60 के ऊपर नहीं, 40 के अंदर नहीं, ऐसा एक सामान्य एनवायरनमेंट जब रहता है, बादल नहीं छाए होते हैं, लाइट अच्छी होती है, उस वक्त में ये सही पॉसिबल है। बारिश में ये नहीं पॉसिबल, इसीलिए इस पहले और बाद में ये जो एंटीवायरल अगर होस्ट ने, वेक्टर ने लेके भी आ गया और बॉडी में छोड़ भी दिया तो उसको पनपने नहीं देते, डेवलप नहीं होने देते, उसको निकाल देते। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, शुरुआत पिछले 2019 में ट्यूबर से, जो कंद से लगाई हुई केली थी उसमें मैक्सिमम दिखा नहीं, और जो टिश्यू से प्लांटेशन किया था उसमें बहुत बड़े तादाद में पाया गया। इसका क्या हो सकता है? इसका क्या सही ढंग में कुछ है कि नहीं है? तो इसका भी सवाल है, इसका भी जवाब है। कंद से लगाया गया जो पहले साल का था और पिछले साल और इस साल में बदलाव क्या है? पिछले साल कंद से लगाया गया था, लेकिन पिछले साल बारिश ज़्यादा हुई थी, लेकिन बादल वाला मौसम कम था। 2020 में बारिश रुक रुक के हुई, लेकिन बादल वाला समय बहुत ज़्यादा रहा। इसकी वजह से कंद वाले में शुरुआती फेज में इन्फेक्शन कम दिखा, क्योंकि कंद से जो लगाया जाता है, कंद उसके नेचुरल जो लगाते समय ही कंद एक स्टोरेज की तरह का काम करता है और उसका एक स्टोरेज बन के रहता है। तो उसकी वजह से अगर बारिश कम होती, बारिश ज़्यादा भी होती और बादल वाला एरिया अगर कम रहता तो कंद में इस साल भी इन्फेक्शन कम रहता। लेकिन इस साल आपके कंद में भी इन्फेक्शन पाया गया है। ये क्यों है? क्योंकि कंद में जितना स्टोरेज था उतना समय तक उसने सर्वाइव किया। लेकिन ये चीज़ जरूर आपको देखी गई होगी कि टिश्यू में जितना इन्फेक्शन पहले दिखा उतना इन्फेक्शन कंद में कम दिखा होगा, लेकिन कुछ समय के आखिर मोमेंट में लेकिन कंद में भी आया। लेकिन कंद से जहाँ पे प्लांटेशन हुआ है वो फैलाव उसका कम हो रहा है या कम रहता है, गति फैलाव की कम रहती है, क्योंकि कंद में इनिशियली जो स्टोरेज होता है कंद के अंदर, उसकी वजह से सॉलिड सेल है जिसके अंदर डीएनए आज भी मौजूद है और वो बिगड़ी हुई सेल के मायने में कम ज़्यादा है, तो उसके खिलाफ वो एंटीबॉडीज या एंटीवायरल प्रॉपर्टी क्रिएट करके उसको क्योर करता रहता है, उसको संघर्ष करता रहता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कुछ कंपनियों में ऐसे कुछ सवाल है किसान भाइयों के, इसी टिपिकल कंपनी में ज़्यादा दिखता है, इसी में नहीं दिखता है। मैं आपको सलाहकार की तरह से सलाह देना चाहता हूँ। जो कंपनी एंटीवायरल प्रॉपर्टी क्रिएट करती है, जो एंटीवायरल प्रॉपर्टी यानी लसीकरण का काम करती है, इन लसीकरण करने वाली कंपनियों में ये आना ही नहीं चाहिए, मैं मानता हूँ। क्योंकि अगर ये लोग, ये टिश्यू से प्लांट बनाने वाले लोग जानते हैं सीएमयू को और सीएमयू की एंटीवायरल लस को जानते हैं, अगर ये दावा करते हैं कि हमने एंटीवायरल की लस दी है, तो ये नहीं आना चाहिए, ये मानता हूं मैं। क्योंकि एनिमल और प्राणी के अंदर भी ऐसे बहुत सारे लसीकरण किए जाते हैं और उसकी वजह से ही बहुत सारे फ्लू जैसे, घटसर्प जैसे ऐसे बहुत बड़े बड़े वायरस अभी अपने बॉडी में आना बंद हो गए हैं। क्यों आना बंद हो गए? क्योंकि सही मात्रा में, सही ढंग से उनकी जो लस है
वो हमें दी जाती है। अगर ये लोग गुमराह कर रहे हैं तो गलत है। कोई भी कंपनी हो, उसका नाम मैं ले लूँगा किसी भी कंपनी का, सब कंपनियों को ये जानना जरूरी है कि अगर वो वायरल के प्रति कुछ एंटीवायरल लसीकरण करते हैं तो एक तो ये वो जानते नहीं है कि सीएमवी क्या है और सीएमवी के सामने लस क्या होनी चाहिए, या तो ये करते ही नहीं है, दोनों में से एक। अगर करते होंगे, दूसरे वायरस नहीं आते होंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें बंची टॉप आता है। बंची टॉप मैंने जितना भी इंडिया में देखा हुआ है बहुत सारी कंपनियों को, वो बंची टॉप के लिए वायरल लसीकरण कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कुकुम्बर मोज़ैक वायरस के लिए इनके पास कोई लस है। ये लसीकरण कर रहे हैं या एंटीवायरल लसीकरण हो रही है, तो वो प्रोविज़न होनी चाहिए। मैं इनको आह्वान करता हूँ कि आप ऐसे प्लांट दो कि जो कुकुम्बर मोज़ैक वायरस की डीएनए स्ट्रक्चर में नोट रख के या डीएनए में वो लस दे कि डीएनए में ही वो बदलाव आए, जिससे कि ऐसे वायरस इसमें पनप ना पनपे। बहुत सारे क्रॉप में, चिली में वायरस प्रॉपर्टी रेजिस्टेंट वाली चिली आ गई है, टोबैको में वायरस प्रॉपर्टी रेजिस्टेंट टोबैको आ गया है। जैसे टोबैको मोज़ैक वायरस भी बहुत बड़ी बीमारी थी, लेकिन इसको रेजिस्टेंट किए हुए प्रॉपर्टी वाली वैरायटी आ गई है ना, इसके डीएनए में वो बदलाव किया गया है, उनको लसीकरण दे दे के ऐसे प्लांट से प्रोडक्शन उसकी सीडलिंग की गई है, जिससे कि अगले डीएनए में वो आ गया है। मेरी बातें आपके ऊपर पहुंच रही है, ये आह्वान रहेगा, आप भी ऐसी लसीकरण करिए। किसान भाई, भारत एक बहुत बड़ा केले का प्रोडक्शन वाला देश है। हमारे जैसे बहुत छोटी मोटी कंपनियां एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा प्रयास है कि एक्सपोर्ट बढ़ता जाए, किसानों को एक नई मार्केट जो गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ साथ रशिया के साथ आगे वाली जो एरिया है वो बढ़ रही है, मांगनी डिमांड बढ़ रही है साथ। लेकिन ऐसा कुछ गड़बड़ होगी तो डिमांड अगर एक साल डिस्टर्ब होगी तो अगले बहुत सालों तक इसको वापस रिस्ट्रक्चर करना पड़ता है और वो मुश्किल काम होता है। इसीलिए जो अच्छी से अच्छी, बड़ी से बड़ी कंपनियों को मैं आह्वान करता हूँ कि आप टिश्यू बना रहे हो तो साइंटिफिकली जो देश के अंदर जितनी भी बनाना रिसर्च सेंटर है उनके पीछे लगो, उनसे इस वायरस के सामने की एंटीवायरल प्रॉपर्टी के लसीकरण ढूंढो और ऐसे वायरस फ्री प्लांट की पैदावार बढ़ाओ और उसकी पेशी के बाद से आप अपने नए पशु जो पेड़ है वो बनाइए। ये मेरी रिक्वेस्ट है। आगे बढ़ते हैं और कुछ सवाल लेते हुए, इसको कैसे रोका जा सकता है, फैलाव को कैसे रोका जा सकता है, इसको पूरी तरह से बीमारी से कैसे बचाया जा सकता है, और ये आता है तो आने से पहले क्या किया जा सकता है। किसान भाइयों को बहुत बड़ी चीज़ मैं अभी बताने जा रहा हूँ और बहुत ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। जो लोग अपने कुछ स्वार्थ से कंसल्टेंसी दे रहे हैं, ऐसे लोगों को मैं, हमारे जैसे, मैं खुद को कोई प्रोटेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो कुछ चीज़ें आपको पता नहीं है वो सरेंडर करो। और किसानों को जो तात्विक सुख देना चाहते हैं, जैसे तात्विक सुख, किसान तात्विक सुख के पीछे भाग रहा है, जैसे किसानों को रिजल्ट या माने ग्रोथ, बढ़ोतरी, पत्तों की साइज, गुल्ले का निकलना, पेड़ की हाइट, इस चीज़ों के पीछे जो किसान भाई भाग रहे, ऐसे भागने वाले किसान भाइयों को मेरी विनती है, कम से कम बारिश से पहले लगाने वाले पेड़ पौधों में यानी केले में ये चीज़ का ख्याल रखो कि उसमें कितना स्टोरेज जा रहा है। इस बढ़ोतरी के चक्कर में जो PGRS यानी प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरिया जो पाए जाते हैं बॉडी के अंदर, जो हार्मोन्स को पैदा करते हैं, जिसमें एंजाइम्स होते हैं, और इस एंजाइम से एंजाइमेटिक एक्टिविटी बॉडी में पाई की जाती है। इस एंजाइमेटिक एक्टिविटी में अगर डिस्टरबेंस आ गए, क्योंकि आर्टिफिशियली जो लोग स्प्रे रिकमेंड करते हैं, गुल्ले में कुछ डलवाते हैं, और इसमें अगर उनको ज्ञान नहीं है तो बॉडी क्या करती है, मात्रा को 100% लाखों तेजो गति से बढ़ाती है और उसका नुकसान होता है किसान भाइयों, क्योंकि कम समय में आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिलती है, लेकिन उस ग्रोथ में स्टोरेज प्लांट करना भूल जाता है, स्टोरेज कर नहीं पाता है, और इसकी बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है कि बॉडी के अंदर की एंटीबॉडीज टूट जाती है, बॉडी की स्टोरेज कैपेसिटी कम हो जाती है, और बॉडी के अंदर हार्मोन्स की चेंज भी टूट के बॉडी को जितनी बैलेंसिंग पेशियों की यानी कोशिकाओं की बढ़ोतरी होनी चाहिए, उससे
लाखों पटी से पेशियाँ बढ़ती है और उसके सामने अगर उसके तुरंत बाद अगर बारिश आ जाती है तो उसको खुराक नहीं मिलता है और यहाँ से ही पेशी मरने का प्रमाण बढ़ता है, डेड सेल का प्रमाण बढ़ता है और इसमें बॉडी में बैक्टीरियल या फंगल डिसीज़ आना शुरू हो जाते हैं। और ये बैक्टीरियल और फंगल डिसीज़ जब आती है तो बॉडी में बहुत तेज़ी से पेशियाँ मरती है और यही मौका होता है ऐसे वायरस को पनपने का। इसीलिए किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि जो नया प्लांटेशन आप कर रहे हो उसकी ज़रूरत की चीज़ें ही आप अप्लाई करिए। नाइट्रोजन जैसे न्यूट्रिशन को ज़रूरत से ज़्यादा मत डालिए। मैग्नीशियम जैसे न्यूट्रिशन को ज़्यादा से ज़्यादा कम मात्रा में, जितना एनपीके की मात्रा को डाइजेस्ट के लिए कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर चाहिए उतना ही दीजिए। आप इन तीन चीज़ों को मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स से मेन न्यूट्रिएंट्स ना बनाएं। कंसल्टेंट भाइयों को भी मेरी विनती है कि वो भी बेसल डोज अप्लाई करें और बेसल डोज में ये चीज़ों का ख्याल रखें कि मेन और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस करके ही डोज अप्लाई किए। स्प्रे में भी ख्याल रखें, स्प्रे करिए। और न्यूट्रिशन मैनेजमेंट चेन में इस चीज़ का ख्याल रखिए कि बारिश से पहले कुछ ही समय में, यानी 15 जून से, यानी बारिश शुरू होने से 15-20 दिन पहले जितना भी प्लांटेशन हो रहा है उसके बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन का बैलेंस, और इस न्यूट्रिशन में सबसे हाईएस्ट लेवल पे कैल्शियम, एल्यूमिना, फास्फोरस और पोटेशियम, इस 4 चीज़ों को हाईयर लेवल पे रखने का प्रयास करिए। और इससे सबसे हाईयर लेवल पे फास्फोरस में को रखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जो फास्फोरस है वो हर सेल के डीएनए स्ट्रक्चर का एक विशेष भाग, मेन भाग होता है, मीडिया होता है।